हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। NFTs जो आज का टॉपिक है। NFTs का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये NFTs हैं क्या, कैसे काम करती हैं, इनका काम क्या है, क्यों बनी, कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये है जो मैं वेबसाइट खोल के रखा हूँ, ये है बोर्ड एप के जो NFT कलेक्शन है उनकी वेबसाइट। ठीक है, अगर आप बोर्ड एप NFTs वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जाएंगे तो कम्युनिटी, यहाँ पे जाएंगे तो अबाउट, यहाँ पे जाएंगे तो ज्वाइन द क्लब। ठीक है, चलिए अगर ज्वाइन द क्लब पे चले तो मेंबर्स ओनली। अब मेंबर्स ओनली क्यों है ये भी हम आगे समझेंगे। उसके बाद अगर हम क्रिप्टो पंक्स देखें तो ये क्या है, ये पिक्सेलेटेड इमेजेस है। इसको देख के तो आप बोलोगे हैं इससे अच्छी तो मेरे 2 साल की भांजी बना लेती है। ठीक है, हाँ बना लेती है, लेकिन इससे महंगी कोई नहीं बना पाएगा। क्यों, आइए देखते हैं। अगर आप नीचे आएंगे और देखेंगे तो ये जो बंदा है, ठीक है, 5822 5822 नंबर का जो क्रिप्टो पंक है, उसकी वैल्यू है $23 मिलियन। कितना, 23 मिलियन। हाँ, जो आपके चाचा ने जमीन हड़पी ना, उससे ज्यादा ये इसकी वैल्यू है। ठीक, उसके बाद ये है 16 मिलियन की, ये है 16.3 मिलियन की। ये सब है क्या, ये सब है NFTs जो कि क्रिप्टो पंक्स की हैं। तो टोटल क्रिप्टो पंक्स के जो फाउंडर थे उन्होंने 10,000 NFTs बनाई थी। ठीक है, तो ये सब वही है। अब इसमें आप देखेंगे, ये जो NFTs है इसमें आप देखेंगे, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो एक दूसरे से कोई नहीं मिलता। अभी ये और ये अगर आपको मैचिंग लग रहा हो, फिर भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई चेंजेस रहेगा तो ये सब यूनिक होते हैं। मतलब जैसे अभी आप यही देख लें तो इसका 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 किसी का स्ट्रक्चर, इसका 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 किसी का स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा, तो ये यूनिक है। इसीलिए अभी जैसे इन दोनों में भी आपको बहुत सारी मतलब ये लगभग लग रहा होगा कि सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से नहीं, ये तो दोनों सेम ही है। हाँ, इसीलिए सेम लग रही थी। ठीक है, माई बैड। हाँ, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मान लीजिए हम इस पे आ गए, हमने कौन सा खोल लिया, यही खोल लेते हैं। ठीक है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई होती है, ट्रेट्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ट्रेट्स। ठीक है, तो ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है वो भी हम पता कर सकते हैं। तो कभी कभी ट्रेट्स में भी डिफरेंस होता है। तो अभी जैसे ये है, ये 1 लाख, सॉरी 1,500 एवरेज मान के चलो, $1,441 की बिक रही है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे क्लब हैं, अर्ली रिटायर्ड ईद क्लब, ये बहुत सारे, ये तो ये जो है ये कलेक्शंस है। ठीक है, इन कलेक्शंस के अंदर बहुत सारी अलग अलग NFTs हैं। अभी आप यही खोल लें ओरिजिनल्स, इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, इसमें खाली इसका टिक है और इसकी वैल्यू 0.2 रैप्ड इथेरियम है। रैप्ड इथेरियम क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स, इनका इनका एक कलेक्शन है। ये इमेजेस की वर्थ इतनी है। ठीक है, तो जो टॉप कलेक्शंस, ठीक, ये देखिए इनकी, ये है, ये तो बहुत सस्ते सस्ते, महंगे वाले का नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, आया तो महंगे का नाम लिए तो सीधा बाप ही आ गया। ठीक है, ये है 12 इथेरियम का। एक इथेरियम की वैल्यू कितनी चल रही है, ETH 2 USD। ठीक है, 3,200, देखो ये कितने का था, 12 का था। हाँ, ये
$39,224 का, इतने डॉलर्स का पड़ रहा है। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें ना, चलो करके दिखाते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, इतने का है, पढ़ लो जितने का है। हाँ, जूम भी कर देता हूँ, लो देख लो। ठीक है, कोई दुनिया में किसी कोने में बैठ के कोई बंदा इस एक फोटो के लिए, ठीक है, कौन सी 12 वाली कौन सी थी, ये इस एक फोटो के लिए इतने पैसे लगा रहा है। कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख रुपए इसके लिए लगा रहा है। ठीक है, इस फोटो के लिए। समझ रहे हो कितने गरीब हैं हम लोग? हम लोग नहीं, तुम। ठीक, तो ये है NFTs। तो NFTs किस लिए स्टैंड होती हैं? मतलब NFT का मीनिंग क्या है? NFT का मीनिंग है नॉन फंजिबल टोकन्स। क्यों? अब हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन हुआ और आपके पास भी एक बिटकॉइन है, तो हम दोनों के पास जो बिटकॉइन है उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई थर्ड पार्टी ये देख के नहीं कह सकता कि अच्छा ये वाला बिटकॉइन जो आदर्श का है, ये वाला बिटकॉइन तुम्हारा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाले जो बिटकॉइन जो हम लोग हैं, हम दोनों के पास है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास ये NFT है तो एग्जैक्ट यही NFT और किसी के पास दुनिया में नहीं हो सकती। हाँ, आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ब्लॉकचेन पे जैसे अभी इसको आप खोलेंगे, ठीक है, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे पूरा ट्रांसफर दिखा रहा है, ट्रांसफर सेल्स जो भी हो। तो यहाँ पे ये प्रूव कर देगा कि इस बंदे के पास है, इस बंदे के पास ये जो अल्फा केविन बंदा है, उस बंदे के पास ये फोटो है। तो इस फोटो का, इस NFT का ओरिजिनल मालिक ये बंदा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्रिप्टो पंक्स इतने महंगे हैं, ये बोर्ड या ऐप ये जो है ये 32 लाख के बिक रहे हैं, और ये तो कुछ नहीं है। जो मोस्ट कॉस्टली NFT एवर सोल्ड पे अगर हम चले तो एक द मर्ज $91 मिलियन का है। ठीक है, समझ रहा हूँ, 91 मिलियन। अगर हम देखें USD to INR, ना भाई देखो, तुम लोगों को टाइम वेस्ट हो रहा है तो 1.5x पे चला लो। ठीक है, हम ये नहीं खुल रहा है, इसमें हम क्या करें? USD to INR, ठीक, $92 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, इतना देख रहे हो, इतना इतना, ठीक, इतना, ये इतने पैसे का सबसे महंगा NFT बिका है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि NFT है क्या। सो व्हाट आर NFTs? सबसे पहले NFTs स्टैंड फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास भी एक बिटकॉइन है, आपके पास भी एक बिटकॉइन। ठीक है, अब उस दोनों बिटकॉइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों का बिटकॉइन सेम ही है। लेकिन अगर क्यों? क्योंकि ये फंजिबल हो गए। मतलब मेरा भी बिटकॉइन, आपका बिटकॉइन, दोनों सेम है, इसलिए उनको फंजिबल बुलाते हैं। तो NFTs जो है वो वही नॉन फंजिबल। ठीक है, तो नॉन फंजिबल इसलिए है क्योंकि जो NFT मेरे पास है वो दुनिया में और किसी के पास हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें डिजिटल एसेट्स स्टोर होते हैं। ये एक्चुअली डिजिटल एसेट्स है, जैसे आर्ट हो गए, GIF हो गए, वीडियोस हो गए, ठीक है, म्यूजिक, ये गेम स्किन्स। तो अगर हम यहाँ पे आए तो OpenSea जो है ये सबसे बड़ी वेबसाइट है NFT एक्सचेंज की, और इसके बारे में थोड़ा आगे हम देखेंगे। तो इसमें जैसे आर्ट्स हो गए, तो आर्ट सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगी। गेमिंग की कैटेगरी है, ये सब गेमिंग के NFTs हैं। ठीक, उसके बाद मेंबरशिप, PPS, फोटोग्राफी, म्यूजिक NFTs है। ठीक है, हाँ, म्यूजिक की NFT, ये सब, ये लाउड पग, ये सब म्यूजिक। अभी इसको देखते हैं।
तो ये म्यूजिक से रिलेटेड एनएफटीज है। इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने ये खरीद लिया, ठीक है, तो इसके साथ आपको एक स्पेशल म्यूजिक दे दी जाएगी, वो आपकी ही ओरिजिनल, मतलब आप उसके ओनर बन जाओगे, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनएफटीज के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स, जो डिजिटल एसेट्स होते हैं, उसको एक ये देने के लिए, मतलब उसको एक ओनरशिप देने के लिए एनएफटीज बनती है। अब एनएफटीज से फायदा क्या है, ठीक है, एनएफटी से मेजरली ये फायदा है कि पहले के ज़माने में, जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ, ठीक है, समझे, तो मैं एकदम बहुत मस्त वाली पेंटिंग बनाता हूँ, तो मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो आपने 10,000 रुपये में खरीद ली, तो मुझे तो 10,000 रुपये मिल गए, लेकिन अब वो आपके घर पे टंगी है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी है, कैसी है, ठीक है, तो आप कुछ भी बता सकते हो, क्योंकि आपके पास वो है और आप उसको ओन कर रहे हो, ठीक। एक प्रॉब्लम ये हुई, आप उसको बता दो कि नहीं मैंने ही बनाई है, तो कहानी खत्म, ठीक है, एक इशू ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि हो सकता है मैंने जो पेंटिंग बनाई हो, सेम एग्जैक्ट वैसे ही पेंटिंग कोई और मेरे से देख के कॉपी कर ले और उसके बाद वो मेरे नाम पे बेचने लग जाए, ठीक, तो ये एक इशू हो सकता है। तीसरा, जब मान लीजिए आपने मेरी पेंटिंग 10,000 रुपये में खरीद ली है, उसके बाद आप उसको किसी और पर्सन, अपने दोस्त को बेच रहे हो 15,000 में, तो आपका तो 5,000 का फायदा हो गया, क्योंकि आपने मुझसे 10,000 में खरीदी, 15,000 में बेची। लेकिन उससे मुझे क्या, आपने बेचा क्यों, क्योंकि वो मेरी क्रिएटिविटी थी। आपने बेचा, हो सकता है ये बोल के बेचा हो कि अरे ये तो इस बंदे की पेंटिंग है, बहुत बड़ा पेंटर है, ये खरीद लो 15,000 की। तो आपने चीज भी मेरी बेची, क्रिएटिविटी मेरी थी, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ तब फायदा हुआ जब आपने मुझसे खरीदा। तो इन्हीं तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनएफटीज आया, ठीक है। तो इसमें जो पहली ये प्रॉब्लम थी कि आपने खरीद ली और इसको आप कुछ भी बोल सकते हो कि मैंने बनाई है, या मेरी बीवी ने बनाई है, या मेरी जो गर्लफ्रेंड है जो छोड़ के जाने वाली है उसने बनाई है, ठीक है। तो उससे आप जो मेरी ओनरशिप को मतलब चेंज करो, उस पेंटिंग की ओनरशिप को चेंज कर सकते हो, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होगा। कैसे, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा ट्रांसफर का। अभी इसका कुछ, हाँ देखिए, जैसे ओरिजिनली कहाँ से आया था, ये नल एड्रेस, तो मतलब पहले इस बंदे ने नल एड्रेस से यहाँ डाला 1 साल पहले, ठीक है, फिर बिका, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर बिका, फिर ट्रांसफर हुआ, वो पूरा रिकॉर्ड है। तो इससे ओनरशिप आप मतलब जिस जो ओनर है उसको आप ऐसा नहीं बता सकते कि नहीं ये इसकी नहीं है, ये तो मेरी है, वैसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक चीज क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है ओनरशिप की, ठीक है। उसके बाद फिर जो, अगर आप ऐसा हमारी सेम उसी जैसी इमेज कोई दूसरा बनाना चाहे तो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो टोकन सिर्फ, मतलब वो जो टोकन है वो ब्लॉकचेन पे पता है कि भैया ये वाला ओरिजिनल टोकन है, ये ओरिजिनल टोकन नहीं है, तो ओनरशिप चली जाएगी। क्यों ओनरशिप चली जाएगी, जैसे मान लीजिए अभी जो भी एड्रेस है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन पे ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये वाली अगर ऐसा ही कोई और बंदा बना ले, फिर भी वो ये वाली नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी सब ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, तो कोई फूल नहीं कर सकता। तीसरी चीज एक आती है रॉयल्टी, ठीक। रॉयल्टी कैसे होगी, 10% या 5%। तो आप रॉयल्टी जब चूज करोगे तो क्या होगा, जैसे आपने मुझे 10,000 दे के खरीदा, तो 10,000 तो मैं ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप किसी दोस्त को 15,000 पे बेचोगे, तो मान लीजिए मैंने 10% की रॉयल्टी फिक्स की है, ठीक है, तो उस जो जो सेलिंग प्राइस होगी उस पे 15% मुझे आ जाएगा। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे फायदा हो रहा है अगर रीसेल हो रही है। तो इससे क्या होता है कि मतलब इनिशियल जो ट्रेडिशनल केस था उसमें क्या होता था कि जब आपकी ओरिजिनल पेंटिंग आपसे किसी ने खरीदी तो पहली बार आपको पैसा मिला, उसके बाद अगर वो बेच रहा है तो उससे आपको मतलब नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि वो जितनी बार बिक रही है उतनी बार आपकी रॉयल्टी मिल रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो आपने क्रिएटिविटी बनाई है उसको आप, उसकी वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। उसके बाद ये होते हैं स्पेकुलेटिव एसेट्स, मतलब कि जैसा पूरी क्रिप्टो चलती है वैसा ये भी चलता है कि इसमें हाइप बन जाती है। अब हाइप कैसे बनती है, ठीक है, उसके दो रीजन होते हैं। एक होता है
रेयर होना, ठीक है। रेयर क्यों होना? क्योंकि जैसे यूनिक है। अब मान लो किसी बंदे को ये चीज़ पसंद आई, ये वाला पेंटिंग पसंद आया, अब क्या होगा, उसको एकदम एकदम पूरा मोहब्बत हो गई, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास है, तो वो मुझसे खरीदने के लिए मुझे पैसे ऑफर करेगा, तो इसमें इसकी वैल्यू आएगी। क्योंकि ऐसा कोई दूसरा ब्लॉकचेन पे नहीं डाल सकता। हाँ, वो बना सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, जो मन करे वो कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे नहीं डाल सकता उसके। तो इस हिसाब से हम ये रेयर बन गए। जैसे अब ये हो गया, एक बार पड़ गया तो पड़ गया, अब ऐसा ही इस ब्लॉकचेन पे कोई नहीं डाल सकता। तो ये इसकी रेयरनेस हुई, जिसकी वजह से हमें मतलब इसकी प्राइमरी वैल्यू आती है। उसके बाद जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी एनएफटीज को अडॉप्ट करते हैं। तो इसका जो वैल्यू है ये एक उसके रेयर होने से, उसके यूनिक होने से आता है। दूसरा जो सेलिब्रिटी अडॉप्शन है उनकी वजह से आता है। सेलिब्रिटी अडॉप्शन अगर आप देखें तो स्नूप डॉग, ठीक है, एमिनम, लोगन पॉल, ठीक है, उसके बाद शॉन मेंडेस, जस्टिन बीबर, ये बड़े बड़े नाम हैं, मतलब बहुत बड़े नाम हैं, इनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। ये लोग एनएफटीज में इन्वॉल्व हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रजनीकांत, कमल हसन, मनीष मल्होत्रा और आपकी अपनी सनी लियोनी, ठीक है, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब जैसे मान लीजिए अभी अमिताभ बच्चन की जो एनएफटी कलेक्शन आया था, तो उसमें क्या है कि लोग जो उनके फैंस होंगे वो एक्साइटेड होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो खरीद लेंगे, उसको रख लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अमिताभ बच्चन से प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो उसको रख लेंगे, उसको संभाल। तो इससे इन लोगों की जो एनएफटीज है इसकी वैल्यू और बढ़ती है। तो अभी आपको ये समझना होगा कि किसी सेलिब्रिटीज को, मतलब कोई सेलिब्रिटी किसी एनएफटी कलेक्शन में घुसे उससे पहले हम घुसे, वो कैसे होगा? मतलब अभी मान लीजिए किसी भी एनएफटी कलेक्शन का प्राइस कैसे बढ़ेगा कि उसमें कोई सेलिब्रिटी आ जाए, वो उस एनएफटी कलेक्शन में से एक एनएफटी खरीद ले। उससे क्या होगा, उससे उसकी हाइप बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड रहेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि किसी भी सेलिब्रिटी उस कलेक्शन में घुसे या उस एनएफटी में इन्वेस्ट करे उससे पहले हम उसमें रहेंगे, तभी हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये कैसे करना है ये समझते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।